अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू मास्टर्स। आज हम ENG 522 लेसन नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास टॉपिक 5 और टॉपिक 6 को हम कवर करेंगे। तो टॉपिक 5 चलते हैं हम। हमारा है अप्लाइड लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट टू डिसिप्लिन। पहले तो हम देख लें अप्लाइड लिंग्विस्टिक, दोबारा रिमाइंड करवा दूं क्या होता है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक वो फील्ड है जो लैंग्वेज से रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, यानी सिर्फ लैंग्वेज को स्टडी नहीं करती बल्कि उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी करती है। अब इसका रोल क्या है अप्लाइड लिंग्विस्टिक का? अब जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक का मेन काम है ना, वो लैंग्वेज से रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या उन प्रॉब्लम्स को कम करना। यहाँ पे जो एमिलियोरेटिंग वर्ड लिखा हुआ इसका मतलब होता है कम करना। तो सोशल प्रॉब्लम्स को कम करना जो लैंग्वेज में इन्वॉल्व है। एग्जांपल बता दूं, जैसे अगर स्टूडेंट्स इंग्लिश उनको नहीं समझ आ रही तो टीचिंग मेथड हम इंप्रूव कर देंगे। तो जो हम टीचिंग मेथड इंप्रूव कर रहे हैं, जो हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक को अप्लाई कर रहे हैं, अब यानी ये फील्ड सोसाइटी के लिए काम करती है, इसलिए इसको सोशली अकाउंटेबल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए काम करती है, सोशली भी वर्क करती है। अब जो 1950 के बाद ना लिंग्विस्टिक में एक ट्रेंड आया जिसे जनरेटिव लिंग्विस्टिक कहते हैं। इसका फोकस ग्रामर रूल्स पर था और लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर था। इस वजह से जो लिंग्विस्टिक का फोकस है ना, वो लिमिटेड हो गया। तब अप्लाइड लिंग्विस्टिक ने जो ना रिएक्ट किया और कहा कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी यूज होती है। इस तरह अप्लाइड लिंग्विस्टिक ने अपनी इंपॉर्टेंस को एस्टेब्लिश किया। अब जो ज्यादातर लोग हैं वो कहते हैं कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज टीचिंग, लेकिन ये सिर्फ लैंग्वेज टीचिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें स्पीच थेरेपी और ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई। ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और लैंग्वेज प्लानिंग, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड है, यानी ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। और अब यहाँ पे कॉर्डर ने 1973 में कहा कि अगर हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक को सिर्फ टीचिंग तक लिमिट रखेंगे तो ये चीज़ गलत होगी, इसका रोल इससे भी बहुत ज़्यादा है। अब हम ना यहाँ पे डेफिनेशंस ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक, इसकी कुछ स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट्स के हिसाब से हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। ब्रॉमफिट ने कहा 1997 में कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का जो साइंटिफिक स्टडी है जहाँ लैंग्वेज मेन रोल प्ले करती है। और अब ये दूसरे समिट और कैल्की मोर्किया ने कहा कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज के बारे में नॉलेज, कैसे सीखा जाता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, इन सब को यूज करना रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए काम आता है। और ये सारी चीजें किसकी हैं? अप्लाइड लिंग्विस्टिक है। अब ट्रेडिशनली द प्राइमरी कंसर्न ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक हैव बीन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के ट्रेडिशनली जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक का प्राइमरी कंसर्न था वो यही था कि सेकंड लैंग्वेज कैसे सीखनी है, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, और फर्स्ट इंटरफेरेंस बिटवीन टू फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के दरमियान के इंटरफेरेंस को समझना, ये इसके अंदर आता है। अब जो फोकस है ना अप्लाइड लिंग्विस्टिक का, वो रिजॉल्व लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, यानी उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है जहां लैंग्वेज इन्वॉल्व हो। अब वो कौन कौन से स्टूडेंट्स के दरमियान, टीचर्स, लर्नर, सुपरवाइजर, एकेडमिक्स, लॉयर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सब चीजें, यानी ये हर फील्ड में काम करती है। अब आगे कैप्लन ने सजेस्ट किया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक को डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि जो लिंग्विस्टिक है ये वर्ड खुद ही कम्प्लेक्स एक फील्ड है। अब मतलब जो टर्म अप्लाई लिंग्विस्टिक है ये खुद ही इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज को अराइज कर रही है, रेज कर रही है। अब हिस्ट्री हम इसकी देखते हैं। अब हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अब जो एंजलीज ने है ना, इनके व्यू पॉइंट से हम देखेंगे 2001 के हिसाब से इनका ना ये लिखा हुआ है एंजलीज 2001, इनके हिसाब से इनके व्यू पॉइंट और इनकी समरी हिस्ट्री को देख लेते हैं। इन्होंने समराइज किया कि नॉर्थ अमेरिका में अप्लाइड लिंग्विस्टिक की जो जड़ें हैं वो डायरेक्टली लिंग्विस्टिक के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी पहले लिंग्विस्टिक डेवलप हुई, फिर उससे क्या हुआ, अप्लाइड लिंग्विस्टिक भी निकल आई। टाइम के साथ साथ लिंग्विस्टिक भी चेंज हुई और उसके साथ साथ जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक थी वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गई। और इसमें है कि बहुत से कम जो काम है जो रियल लाइफ लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, मतलब वो एक्चुअली लिंग्विस्टिक ने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, लेकिन तब उसको जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उनको अप्लाई लिंग्विस्टिक का नाम नहीं दिया जाता था, यानी अप्लाई लिंग्विस्टिक का काम पहले से ही हो रहा है लेकिन उसका नाम अब जाके चेंज हुआ है। इसमें यही था। अब हम आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे MC नमारा ने 2001, ये एक ऑस्ट्रेलियन अप्लाइड लिंग्विस्टिक था। इनके ऑस्ट्रेलियन अप्लाइड लिंग्विस्टिक के बारे में इनके कुछ डिफरेंट ट्रेडिशन व्यू पॉइंट्स थे। उन्होंने क्या किया कि जो ऑस्ट्रेलिया के अप्रोच है वो UK और US इन दोनों से डिफरेंट है, और इनका फोकस क्या है कि इंग्लिश पे इनका फोकस कम है और इनका ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे है? इमिग्रेंट्स की लैंग्वेज पे। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? जो हिजरत वगैरह करके आते हैं, और मॉडर्न लैंग्वेज पे, और अब ओरिजिनल लैंग्वेज होती है लोकल लैंग्वेज पे। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन की अप्रोच थी, ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज थी, वो उनका फोकस इन चीज़ों पे ज़्यादा था। अब यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन अप्लाइड लिंग्विस्टिक थी ये किस किस पे असरअंदाज थी, पूर्ण असर थी, वो थी यूरोप पे और USA पे, और जो ब्रिटेन थी इस पे थोड़ी कम थी। अब आगे आर डेविस 2001, इनकी अप्रोच थोड़ी यूनिक थी, डिफरेंट थी। इनका क्या आइडिया था? इनका था कि जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक है इसको एक सेपरेट फील्ड बनाया जाए, जो सिर्फ लिंग्विस्टिक ना हो और एक अलग इसको फील्ड बनाया जाए। ठीक है। अब आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है। अब ये इकबाल है, जिसकी फुल फॉर्म है द ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक। आप लोगों का इंपॉर्टेंट MCQs भी बन सकता है कि वो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो ये 1967
1997 में एस्टैब्लिश हुई और इसका एम क्या था? इसका एम लैंग्वेज यूज की स्टडी, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज टीचिंग और डिफरेंट फील्ड्स के दरमियान कोलैबोरेशन। अब जो आगे एडनबर्ग था, इनके कोर्स, इनकी एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसका जो सब टाइटल था ना वो लैंग्वेज टीचिंग नहीं था, लेकिन फिर भी लोग समझते थे कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या है, लैंग्वेज टीचिंग है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब आगे हमारे पास आ रहा है अप्लाइड लिंग्विस्टिक एज एन एथिकल प्रोफेशन। अब इसमें ना सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट आ रही हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो ये है कि जो प्रोफेशन है ना इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन और दूसरा होता है वीक प्रोफेशन। स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन मेडिसिन लॉ इसमें आ जाता है और इसमें लाइसेंस होता है, रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं और एंट्री कंट्रोल होता है। लेकिन जो वीक प्रोफेशन है इसमें क्या होता है, इसमें लाइसेंस सिस्टम नहीं होता, एंट्री पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होता और कोई ऑफिशियल अथॉरिटी भी नहीं होती जो चेक करे। अब इसमें ना कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना, ये सारा एक्स्ट्रा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो था वो मैंने बता दिया कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन होता है और एक वीक होता है। यहाँ पे ये बता दूं कि ये बाल का इधर एम क्या था, इसने क्या रोल प्ले किया, जो हमने पढ़ा अभी, बाल की फुल फॉर्म क्या थी, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपनी एथिकल इन्वायरमेंट कमिटमेंट शो की, गुड प्रैक्टिस के रूल्स पब्लिश किए और यहाँ पे कौन ने 1994 के मुताबिक प्रोफेशनल का काम होता है क्लाइंट की सर्विस करना, सिर्फ पैसे या सक्सेस पे फोकस नहीं होना चाहिए। बस इसमें यही है। आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक अप्लाइड एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक अप्लाई क्या होती है पहले हम देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक अप्लाई, इस अप्रोच में लिंग्विस्टिक की थ्योरीज डायरेक्टली अप्लाई होती है। अज्यूम किया जाता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन लिंग्विस्टिक में ही है, और जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक है उसमें ये है कि ये ज्यादा एडवांस्ड अप्रोच है, सिर्फ लिंग्विस्टिक पर डिपेंड नहीं करती, इसमें मल्टीपल फील्ड्स को कंबाइन किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेडिएशन। आई होप आप लोगों को लिंग्विस्टिक अप्लाइड और अप्लाइड लिंग्विस्टिक के डिफरेंस का पता चल गया होगा। अब यहाँ पे इसका हम थोड़ा हिस्टोरिकल ट्रेडिशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक अप्लाइड है इसके दो ट्रेडिशंस हैं, एक आ रहा है यूरोपियन फिलोलॉजिकल और दूसरा आ रहा है नॉर्थ अमेरिकन ट्रेडिशन। अब जो यूरोपियन वाला है इसमें क्या है, लैंग्वेज और लिटरेचर की डीप स्टडी की जाती है और इसमें जो स्कॉलर थे वो कौन से, रोमन जैकॉब्सन। और जो नॉर्थ अमेरिकन है इसमें क्या है, इसमें फील्ड वर्क होता है, लोकल लैंग्वेज स्टडी होती है और कल्चर को समझा जाता है। यहाँ पे ब्रूक फील्ड का क्या आइडिया था कि लैंग्वेज स्टडी से हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। आगे टॉपिक 6 स्टार्ट हो रहा है। पहले मैं बता दूं टॉपिक 5 में, हाँ, टॉपिक 5 में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने साथ साथ हर टॉपिक वाइज आप लोगों को बता रही हूँ। टॉपिक 5 में जहाँ जो रोल ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, ये सिर्फ जो आप लोगों ने मैंने बताया अपने माइंड में, बस आप लोगों ने बहुत रटा लगाने वाला कुछ भी नहीं है। और जो डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक है इसके आप लोगों ने डेफिनेशन 3 to 4 टाइम्स पढ़ लेनी है। वो कोई भी डेफिनेशन लिख के पूछ सकते हैं कि ये किस फिलोसफर ने दी, तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं, अप्लाइड लिंग्विस्टिक आप हम हिस्ट्री पे शॉर्ट फॉर्म लिख दे, मतलब थोड़ा सा लिख दे, हिस्ट्री के बारे में बता दे, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। और ये जो फॉर्म्स वाली हैं ये एमसीक्यूज के लिए हैं और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अप्लाइड लिंग्विस्टिक, सॉरी ये नहीं, ये वाला डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक अप्लाइड और अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक 6 की तरफ। अब टॉपिक 6 हमारा स्टार्ट हो रहा है, डूइंग अप्लाइड लिंग्विस्टिक मेथोडोलॉजिकल कंसीडरेशन। इसमें हमने मेथड और मेथोडोलॉजी का डिफरेंस देखना है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक अप्रोच देखनी है और इस तरह की चीजें। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा गया वो ये है कि अगर अप्लाइड लिंग्विस्टिक हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स है, तो क्या इसकी कोई अपनी मेथोडोलॉजी नहीं है? अगर है तो इसे क्यों मेथोडोलॉजी की जरूरत है? तो इन सवालों का जवाब समझने के लिए पहले हमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। पहला है मेथड और दूसरा मेथोडोलॉजी। मेथड्स में आ जाता है डाटा कलेक्ट करने का तरीका, डाटा एनालाइज करने का तरीका, जैसे एग्जांपल में ऑब्जर्वेशन करना, इंटरव्यू लेना, सर्वे क्वेश्चंस वगैरह। और मेथोडोलॉजी क्या होती है, जो वो प्रिंसिपल जो डिसाइड करते हैं कौन सा मेथड यूज होगा, कैसे यूज होगा, कैसे इंटरप्ट किया जाएगा। अब जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक है वो खुद एक मेथोडोलॉजी है। कैसे? क्योंकि इसका फोकस रियल वर्ल्ड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जबकि दूसरे फील्ड्स में इसको क्या समझा जाता है कि इसका फोकस थ्योरी या हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे होता है। तो की डिफरेंस क्या हो गया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है और जो दूसरे लिंग्विस्टिक है वो थ्योरी बेस्ड अप्रोच में आ जाता है। अब जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक है ये सिर्फ एक मेथड तक लिमिटेड नहीं है, ये डिफरेंट फील्ड्स के मेथड को यूज करती हैं, जैसे सोशल लिंग्विस्टिक, साइकोलिंग्विस्टिक, क्लिनिकल लिंग्विस्टिक, एजुकेशनल और दूसरे फील्ड्स, यानी ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। अब रिसर्च मेथड जो है ना इसकी दो टाइप्स हैं, इनको दो में डिवाइड किया गया, एक है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी और दूसरा क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी। हमें पता है क्वालिटेटिव क्वांटिटी को मेजर में किया जाता है और क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी चीज की देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव में क्या आ जाएगा, इसका फोकस नंबर्स पे, फैक्ट्स पे, पैटर्न्स पे होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है। और जो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी है इसमें क्या चीज आ रही है, इसमें इसका फोकस मीनिंग पे, उसके कॉन्टेक्स्ट पे, रिलेशनशिप पे होता है, यानी इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग की जाती है। अब आगे यहाँ पे आ रहा है, ये ना एग्जांपल लिखी हुई है, बस ऐसे ही आप लोग देख लीजिएगा। जो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी है ये साइंस डिसिप्लिन के साथ डील करती है और जो क्वालिटेटिव है इसमें हम ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वगैरह को देखते हैं। अब यहाँ पे जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक है ये ज्यादातर क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ झुकती है, यानी क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ ज्यादा होती है क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और मीनिंग्स को समझती है। लेकिन बहुत से अप्लाइड जो लिंग्विस्टिक हैं वो क्या है कि क्वालिटेटिव मेथड भी यूज करते हैं, यानी दोनों अप्रोचेस के कम्बिनेशन पॉसिबल है, दोनों में ही यूज की जाती है।
अब एक ना बेटर तरीका ये है कि हम मेथोडोलॉजी को समझें रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए, यानी रिसर्च के गोल्स के ज़रिए। इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड इन रिसर्च। तो यहाँ पे ये 4 वर्ल्ड वाइड यूज्ड इन रिसर्च, वर्ल्ड वाइड वर्ड व्यूज़ लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। अब आगे ना हमारे पास स्टार्ट हो रहा है कि क्वालिटेटिव मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सब डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च गोल क्या है। अब हर रिसर्च, कोई भी रिसर्च हो, चाहे क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव हो, उसके जो रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो सबके सेम है। यानी पहले आपने रिसर्च को डिफाइन करना है और फिर आप लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, फिर डाटा को एनालाइज करना है, उसकी फाइंडिंग वगैरह करनी है, ठीक हो गया। अब हमारी इनको वन बाय वन आगे डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन, यानी आप लोगों ने अपना आपका जो रिसर्च का क्वेश्चन है आप लोगों ने उसको डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, वो देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो ये ना आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं। अब रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ये रिसर्चेबल होनी चाहिए, जिसका मतलब है यानी कि देयर आर पोटेंशियल डिफरेंट आंसर्स टू इट, यानी उसके मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स हों। और यहाँ पे एविडेंस लिखा हुआ है कि उसके लिए एविडेंस अवेलेबल हो। यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ये हमारी एक्सपीरियंस से आते हैं, हमारी रीडिंग से आते हैं और दूसरों की रिसर्च से आते हैं, यानी और अक्सर दोनों का ये कम्बिनेशन होता है। एग्जांपल मैं बता दूं इसकी कि टीचर नोटिस करता है कि स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश में वीक है, फिर वो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ता है और अपना क्वेश्चन डिवेल्प करता है। अब लिटरेसी का यहाँ पे ना व्यू लिखा हुआ है, सॉरी लिटरेचर का, कि लिटरेचर व्यू का मतलब होता है जो आपने पहले अपनी रिसर्च की है उसको दोबारा रीड करना और एनालाइज करना। ये क्या होती है, एक गुड लिटरेचर व्यू होता है। अब आगे इसके दो मेन पर्पसेज हैं। पहला ये समझना कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दूसरा टू प्रिपेयर योर ऑन आर्ग्यूमेंट्स, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना। अब यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि जो लिटरेचर व्यू है इसमें क्या क्या देखा जाता है। इसमें पहले क्या रिसर्च हो चुकी है, दूसरों ने कौन से क्वेश्चंस पूछे, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई, कौन सा डाटा यूज हुआ और रिजल्ट्स कैसा इंटरप्ट किया गया, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। सिर्फ रीड नहीं करना, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी है, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है और उनको फिर कंपेयर करना है। ये सारी चीज़ें इसमें होती है लिटरेचर व्यू में। और रिजल्ट फिर आप लोगों के सामने क्या निकलता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चंस बना पाते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिसर्च डिज़ाइन। इसमें आपका ना पूरा प्लान देखा जाता है, कौन सा डाटा यूज़ होगा, कौन सा नहीं होगा और जो डाटा यूज़ होगा वो कैसा होगा। और इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन के लिए कौन सा डाटा बेस्ट होगा, ये आप अपने आप से क्वेश्चंस करते हो। अब यहाँ पे ये सारा ना ये जो लिखा हुआ है यही नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि 6 टाइप्स हैं रिसर्च को डिज़ाइन करने की, कि आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो आप लोग किस तरह कर सकते हो। फर्स्ट एथिक, इसमें आ जाता है कंपैरिजन, आप दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हो। अगली आ जाती है एमिक, यानी आप इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग करते हो, चीज़ को अच्छे से अंदर से उसके फुल पैटर्न्स को समझते हो। आगे जो हमारा नंबर यूज हम जो न्यूमेरिकल डाटा को यूज करते हैं उसमें दो डिफरेंसेस आते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव हमने अभी पढ़ा कि नंबर्स वगैरह जिसमें होते हैं, और क्वालिटेटिव जिसमें हम मीनिंग्स वगैरह को देखते हैं। तो ये मैं आप लोगों को शॉर्ट इसकी बता रही हूँ। अब आगे आ रहा है एक्सपेरिमेंटल। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड होता है और वेरिएबल्स कैसे कंट्रोल किए जाते हैं ये इसमें देखा जाता है। और नॉन एक्सपेरिमेंटल में देखा जाता है, यहाँ पे जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना वो एक कंट्रोल कंडीशन के अंडर करते हैं। और यहाँ पे जो हम रिसर्च करते हैं डू नॉट मैनिपुलेट द कंडीशन, इसमें कंडीशन नहीं देखी जाती है। यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट होता है और रियल लाइफ सिचुएशन होती है। आगे आ रहा है लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे दो डिजाइन दिए हुए हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल में आ जाता है कि टाइम के साथ हमने स्टडी करनी होती है, चेंजेस को हमने ऑब्जर्व करना होता है। और जो क्रॉस सेक्शनल है इसमें हमने एक ही टाइम पे डाटा कलेक्ट करना होता है और डिफरेंट ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करना होता है। आगे आ रही है केस स्टडी और ग्रुप स्टडी। ये केस स्टडी में आ जाता है एक इंडिविजुअल की हमने डीप एनालिसिस करनी होती है, एक बंदे का फुल हमने डीपली उसको देखना होता है, उसकी स्टडी करनी होती है। और जो ग्रुप स्टडी होती है इसमें हमने मल्टीपल लोगों के दरमियान स्टडी देखनी होती है, बहुत से लोगों को मिल के हमने एक ही बार उनके पे स्टडी करना होता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च लिखी हुई है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के, जो मोस्ट पॉपुलर है, एक एक्शन रिसर्च और दूसरी क्रिटिकल रिसर्च। अब जो एक्शन रिसर्च होती है इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को टीचर अपनी टीचिंग को इंप्रूव करता है, स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। वो प्रोसेस कौन सा होता है इसमें कि पहले प्लान किया जाता है, फिर एक्शन किया जाता है, फिर रिजल्ट निकलता है और रिजल्ट निकल के कुछ रह जाए तो उसमें इंप्रूवमेंट होती है। ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत ईजी सा शॉर्ट सा, इतना सा ही आप लोगों ने पेपर में लिखना है। क्रिटिकल रिसर्च में क्या होता है, इसमें हम सोसाइटी को एनालाइज और चेंज करते हैं। फोकस इसका किस पे होता है, पावर पे, जेंडर पे और लैंग्वेज राइट्स पे और इनइक्वालिटी पे। और इसमें क्या होता है, इसमें दो डिफरेंट ओरिजिन्स होते हैं, एक लिटरेसी क्रिटिसिज्म लिटरेरी और दूसरा सोशियोलॉजी। इसका भी मैंने शॉर्ट सा बता दिया। यहाँ पे एक इसका ये आ रहा है कि एक थिंकर थे जुर्गन, उन्होंने कहा था कि उन्हें कम्युनिकेशन और सोसाइटी के रिलेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। बस इसमें यही करना है आप लोगों ने। आगे हमारे पास आ रहा है डाटा कलेक्शन। इसमें क्या अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में दो टाइप्स हैं डाटा कलेक्शन की, एक है इंटरेक्शनल डाटा और दूसरा नॉन इंटरेक्शनल डाटा। इंटरेक्शनल डाटा में क्या आता है, ये रियल कन्वर्सेशन डाटा होता है, यानी इसमें हमने देखना होता है, रियल देखनी होती है, नेचुरली कन्वर्सेशन जो दो लोगों के दरमियान हो रही होती है उसको इसमें हमने वो देखनी होती है। आगे भी इसकी ना दो टाइप्स आ रही होती हैं, एक है
इलेक्टेड कन्वर्सेशन और एक है नेचुरल कन्वर्सेशन। अब जो इलेक्टेड कन्वर्सेशन है उसमें रोल प्ले और टास्क वगैरह दिए जाते हैं, और जो नेचुरल कन्वर्सेशन है वो हमारी रियल लाइफ टास्क होती है, जो हमारी रोजमर्रा की कन्वर्सेशन होती है। इसमें इशू क्या आ जाते हैं, नेचुरल डाटा इजी रियल होता है लेकिन इसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, और जो इलेक्टेड डाटा है ये इजी होता है लेकिन ये थोड़ा कम नेचुरल होता है, आप आर्टिफिशियल टाइप भी इसको कह सकते हो। दूसरे आगे नॉन इंटरेक्शनल डाटा, इसमें लैंग्वेज के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसका मेथड क्या होता है, पहले इसमें सर्वे होता है, फिर क्वेश्चंस, इंटरव्यू, सेल्फ रिपोर्ट, स्टैंडर्ड असेसमेंट, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ये सारे इसके स्टेप्स है, टेस्ट लास्ट पे होता है। इसको लार्ज पॉपुलेशन स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। ये आप लोगों का एमसीक्यूज भी आ सकता है कि नॉन इंटरेक्शन डाटा को कब यूज किया जाता है, लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए। अब आगे हमारे पास आ रहा है एंथोग्राफी। इसमें क्या है, एंथोग्राफी डीप स्टडी करती है हमारे कल्चर को, हमारे लोगों को और हमारी लैंग्वेज को, और इसकी खसूसियात क्या है, ये रियल लाइफ इन्वायरमेंट में ऑब्जर्वेशन करती है, हमारी रियल लाइफ इन्वायरमेंट की ऑब्जर्वेशन में शामिल है। और इसका डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, पहले इसमें ऑब्जर्वेशन होती है, फिर इसमें इंटरव्यूज और रिकॉर्डिंग होती है। ठीक हो गया। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस डीप अंडरस्टैंडिंग की करती है, इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है, और छुपी हुई इन्फॉर्मेशन इसमें हमें मिल जाती है, हाइडन इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। और इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं, बायसेस हो सकता है, नोट टेकिंग डिफिकल्ट होता है, और इंटरेक्शन जो होती है इसमें वो ट्रिकी हो सकती है। बस इसमें यही था, अब हम आगे देखते हैं। अब अगला स्टेप हमारा आ रहा है एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग। ये है कि एनालाइज कब की स्टेज कब आती है, रिसर्च डिजाइन के बाद आती है, और हमें ये कब कर लेना चाहिए, हमें ये पहले ही प्लान कर लेना चाहिए, यानी डाटा कलेक्ट करने से पहले ही सोच लेना कि मैंने इस डाटा को एनालाइज कैसे करना है। अब इसमें दो टाइप्स आ रही होती है, एक तो क्वांटिटेटिव डाटा और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव हम तीसरी दफा पढ़ रहे हैं कि जिसमें हमने देखना होता है नंबर्स को, जो डाटा नंबर्स की बेस पे होता है उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव में आ जाता है जो डाटा हाँ आइडियाज मीनिंग्स वगैरह पे बेस होता है उसको हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेनेशन दे के और रियल डाटा की कोड्स वगैरह को यूज करके। अब और इसमें क्या आ रहा है, इसमें रिसर्च में ना सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ होती है, एक होती है एक्यूरेसी और दूसरी होती है अकाउंटेबिलिटी। एक्यूरेसी भी आपकी रिसर्च में होनी चाहिए, सच्चाई भी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस भी होनी चाहिए, ऑनेस्टी वगैरह भी होनी चाहिए। और क्या, अब आगे हमारे पास अगला, ये सारा बस आप लोगों ने ना रीड कर लेना है। आगे हमारे पास आ गया एथिकल कंसीडरेशन, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों का पेपर में कोई छोटा मोटा एमसीक्यू या आप शॉर्ट भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर आप कन्वर्सेशन डाटा यूज कर रहे हो तो पहला स्टेप ही ये है कि आपने ट्रांसक्रिप्शन लिखनी होती है, ट्रांसक्रिप्शन। अब अगला स्टेप हमारे पास आ रहा है एथिकल कंसीडरेशन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक में रिसर्च ना मोस्टली इंसानों पर होती है, इसलिए एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अब इसका हम इसको कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। पहला आ रहा है जस्टिफिकेशन, रिसर्च का पर्पस वैलिड होना चाहिए, टाइम और रिसोर्स वेस्ट ना हो, पार्टिसिपेंट को नुकसान ना हो। इसमें पार्टिसिपेंट की सेफ्टी बहुत ना जरूरी होती है, उसकी फिजिकल सेफ्टी भी और उसकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी। अगर रिस्क है तो आप अपनी रिसर्च को कम कर दो। और प्राइवेसी में इसमें क्या आता है कि पार्टिसिपेंट की, यहाँ पे जो असेस्ड पार्टिसिपेंट है इसमें पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी, पार्टिसिपेंट किसको कह रहे हैं, जिसमें रिसर्च की जा रही है, जिसको हम रिसर्च में शामिल कर रहे हैं, तो हमने उसकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करना है, उसके कॉन्फिडेंस को भी मेंटेन रखना है। आगे आ रहा है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट, इसमें आता है कि पार्टिसिपेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। रिसर्च का हमने मकसद, उसके रिस्क और उसके राइट्स। अब पार्टिसिपेंट के क्या राइट्स होते हैं कि कभी भी वो विड्रॉ ले सकता है, विड्रॉ मतलब अब आपकी रिसर्च से वो बाहर निकल सकता है, और किसी क्वेश्चन का जवाब ना देना चाहे तो आप मना नहीं कर सकते, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और स्पेशल केस में क्या होता है कि अगर पार्टिसिपेंट कोई बच्चा है या कोई मरीज है तो हमने परमिशन लेनी होती है उसके पेरेंट्स से, उसके गार्डियन से या उसके स्कूल वगैरह से। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल भी लिखी हुई हैं एथिक्स, वो है पार्टिसिपेंट लैंग्वेज एबिलिटी, क्या पार्टिसिपेंट जो आपका है वो आपकी लैंग्वेज समझ सकता है। क्रॉस कल्चर डिफरेंसेस इन एथिक्स, कि डिफरेंट कल्चर्स में एथिक्स अलग हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हमने करनी होती है। हर कल्चर के एक अपने एथिक्स रूल्स होते हैं। अब एथिक्स अप्रूवल भी आता है कि रिसर्च करने से पहले आपने इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल लेनी होती है, उसके लिए आपने एथिक्स कमेटी होती है उनसे हमने परमिशन लेनी होती है। अब यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, वो कौन कौन सी कमेटीज हैं जिनसे हमने परमिशन लेनी है। एक तो TES और टेसोल, ये भी एक है, बाल वाली भी है, और AAAL ये वाली भी है। ये आप लोगों की ना एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, बाल के फॉर्म और AAAL की भी, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये इंश्योर करती हैं फेयरनेस को, डाइवर्सिटी को, के कुछ हो तो नहीं रहा जो पार्टिसिपेंट है वो किसी रिस्क वगैरह में तो नहीं है। अब ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, अब हमने लेसन खत्म हो गया, अब हमने देखना हमारे टॉपिक 6 में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही थी। ये टॉपिक 6 आप लोगों का, इसमें काफ़ी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है। अब टॉपिक 6 में सबसे पहले तो ये मेथड और मेथोडोलॉजी, ये भी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, तो ये आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस कर लेनी है, इनका डिफरेंस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये तो दोनों आप लोगों को अच्छे से अभी भी पता चल गया होगा, बोलेगा नहीं ये, इसमें आप लोगों ने डिफरेंस याद कर लेना है। और ये आप लोगों के जो रिसर्च प्रोजेक्ट के स्टेप्स हैं ना, ये 3 आप लोगों के शॉर्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अब इनको यहीं आगे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, पॉइंट्स आप लोगों ने रट लेने, अंदर जो बताया ना उर्दू मैंने, आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिख देना। और ये भी कि गुड लिटरेचर क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन, ये जो चीज़ें बताई हैं ना। अब ये जो 7 स्टेप्स इसके लिखे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, किसी एक लिख के उसकी भी, उसके बारे में भी शॉर्ट सा पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने सारी ये जो हेडिंग्स हैं ये सारी अच्छे से कर लेने, एक्सपेरिमेंटल, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल,
ये सारी आप लोगों ने कर लेनी है। ग्रुप स्टडी, केस स्टडी, आगे रिसर्च की 2 टाइप्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रही हूँ टॉपिक 6 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें पेपर में लाजमी आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से पूछ लेते हैं। आगे एक्शन रिसर्च, क्रिटिकल रिसर्च, ये डाटा कलेक्शन, ये मतलब सारी चीज़ें जो हेडिंग्स मैंने हाईलाइट की है ना ग्रीन वाली, ये सारी हेडिंग्स बन रही है, आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। तो बस इसी के साथ ही हमारा लेसन खत्म होता है। और आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं एज वेल एज सून आप लोगों को उसका रिप्लाई करूंगी। हमने अब लेसन नंबर 1 2 पार्ट्स में किया है, इसके मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, तो हमारा आज लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेरी एफर्ट्स को वेस्ट ना जाने दें, आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को फीडबैक देकर मेरी सारी थकावट दूर हो जाए। मैं इस पर इतनी मेहनत करके लेक्चर बना रही हूँ, तो आप लोगों को इतना तो फर्ज बनता ही है कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करें और मुझे अपना फीडबैक तो लाजमी दें। और मैं पेपर्स के पास आप लोगों को करंट क्विज़ और सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन की वीडियोस भी अपलोड करूंगी, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तब भी ये पॉसिबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।